नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंद्र साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। आज जो हम लड़ाई करवाने जा रहे हैं, यानी कि जो आज का संघर्ष होगा वो किसका होगा? आंग्ल मैसूर यानी कि अंग्रेजों का मैसूर के साथ। लड़ाई वैसे नहीं करवाने जा रहे, ठीक है ना। आपको जो टॉपिक बताया जाएगा जिस लड़ाई के बारे में, जिस संघर्ष के बारे में, वो है अंग्रेजों का मैसूर के साथ संघर्ष। पिछले वीडियो में हमने अंग्रेजों को मराठों के साथ लड़ते हुए देखा, प्लासी का युद्ध देखा था और बक्सर का। आज की जो लड़ाई, आज का जो संघर्ष है वो अंग्रेजों का किसके साथ है? मैसूर के साथ है, ठीक है ना। अब देखो मैसूर का जो संघर्ष है उसमें होता क्या है। सबसे पहले देखो 1761, ठीक है ना, मैसूर में नंदराज का शासन था। कौन से शासक का? नंदराज का। लेकिन हैदर अली नाम का जो व्यक्ति है वह नंदराज से सारा राज्य है वह छीन लेता है, सत्ता है वह छीन लेता है और खुद क्या बन जाता है? सर्वे सर्वा, ठीक है ना। यानी कि अभी तक राजा जो है ना वो तो कौन है? नंदराज ही है, लेकिन सत्ता छीन ली। मतलब कार्य जो राज्य में हो रहे हैं वो किसके अनुसार हो रहे हैं? हैदर अली के अनुसार हो रहे हैं। 1761 में नाम मात्र का राजा रह गया नंदराज, सारे जो अधिकार हैं वो किसके हाथ में आ गए? हैदर अली। और 1776 में राजा नंदराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में अपने आप को शासक है वह घोषित कौन कर देता है? हैदर अली। मतलब अब शासक कौन बन गया? हैदर अली। कब? 1776 में, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है, भाई संघर्ष का कारण क्या है? ये तो आंतरिक जो मतलब लड़ाई है इस राज्य की मैसूर की वो बता दिया कि किस प्रकार हैदर अली ने जो शासन है वो अपने हाथों में ले लिया, खुद सर्वे सर्वा बन गया, राजा बन गया, संपूर्ण जो शक्तियां हैं उनका स्वामी खुद बन गया। अब अंग्रेजों के साथ इसकी क्या दुश्मनी थी? तो अंग्रेजों के साथ दुश्मनी ये थी कि जो भी राजा है या जो भी सम्राट है वो अगर शक्तिशाली बन रहा होता है, मान लो, या अपनी शक्ति का विस्तार करता है, साम्राज्यवादी शासक होता है ना, तो उनका वो दमन करते थे अंग्रेज। तो यहाँ जो हैदर अली है ये इतना ताकतवर था, इसने इतने जो आस पड़ोस के जितने भी राज्य उनको क्या कर रखा था? जीत रखा था। इसलिए ये जो हैदर अली है वो अंग्रेजों के मन में, उनके दिमाग में खटकने लग गया। इसकी जो विस्तारवादी नीति थी ना, जो अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, वो अंग्रेजों को खटकने लगी। और अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि इसका दमन हो जाए, हैदर अली है इसको समाप्त कर दिया जाए, इसकी संपूर्ण शक्ति है, उसका प्रभाव है वो क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। अब देखो अंग्रेजों के लिए हैदर अली को समाप्त करना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर शासक था ही। अकेले अंग्रेज है वो हैदर अली को समाप्त नहीं कर सकते थे। तो देखो उस समय दो शक्तियां और थी, महत्वपूर्ण शक्ति थी। देखो एक थी मराठा। कौन सी शक्ति थी? मराठा। और एक थी निजाम। अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इन दोनों शक्तियों को अगर आपस में मिला के और अपने पास मिला लें अपने, तो हैदर अली का दमन आसानी से किया जा सकता है, फिर हम हैदर अली का मुकाबला कर सकते हैं। तो देखो मराठा प्लस निजाम प्लस अंग्रेज, इतनी बड़ी सेना हो गई, ठीक है। और इनके बराबर में कौन सी सेना थी? किसकी सेना थी? मैसूर की। किसकी? मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली, ठीक है ना। हैदर अली अकेले न तो मराठा हैदर अली को समाप्त कर सकते थे, न निजाम और न अंग्रेज। तो इन्होंने एक गठबंधन बना लिया, तीनों मिल गए। अंग्रेजों ने इनको लालच दिया कुछ भी, ठीक है, और देखा कि अब अपने क्या है मौका है, और हैदर अली पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन हैदर अली था वो बहुत चतुर आदमी था, बहुत दिमाग वाला आदमी था, ठीक है ना। राजनीति है, अंग्रेजों की जो राजनीति थी उसको वो बहुत भली बातें समझता था। अब देखो रात में हैदर अली ने पासा पलट दिया। पासा कैसे पलट दिया? ये जो अंग्रेजों के साथ कौन कौन थे? मराठा और निजाम, है ना। मराठों को इसने युद्ध में तटस्थ कर दिया कि आप न तो किसके तरफ से लड़ो। तटस्थ का मतलब होता है न तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ना और न हैदर अली की, ठीक है। पहले तो मराठों को इसने समझाया
कि आप हमारी तरफ से लड़ो, अंग्रेज हैं ये तो बाहर के हैं, अपने मतलब एक साथ रहे हैं हमेशा से, तो आज भी मेरा साथ दो, भविष्य में अपने क्या है रल मिल के मतलब राज्य हैं उनको बांट लेंगे। लेकिन मराठा हैं वो जबान के पके थे, उन्होंने कहा हमने अंग्रेजों को जबान दे दी तो अंग्रेजों के साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते। तो मैसूर का जो राजा था हैदर अली, उसने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप अगर गद्दारी नहीं करते तो एक काम करो, न तो आप इसकी तरफ से लड़ो न हमारी तरफ से लड़ो, आप युद्ध से बाहर हो जाओ। तो ये होता है तटस्थ रहना, यानी कि किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ना। तो मराठे तो क्या हो गए तटस्थ, ये तटस्थ हो गए, मराठे चले गए, किसी की तरफ से नहीं लड़े। अब बचे कौन, अंग्रेज और निजाम। हैदर अली ने, निजाम है ये थोड़े लालची होते थे, इनको कहा कि मैं तुम्हारे को राज्य दे दूंगा, और राज्य का लोभ दे करे और निजाम को किधर मिला लिया, अपने पास। निजाम अब किसके पास मिल गया निजाम, निजामों की सेना थी वो किसके पास मिल गई, हैदर अली। तो यहां पर अंग्रेज क्या रह गए फिर से अकेले। अब तो स्थिति और भी भयंकर हो गई, देखो पहले तो अंग्रेज हैं वो अकेले हैदर अली का ही सामना नहीं कर सकते थे, अब हैदर अली के साथ और कौन मिल गया, निजाम, तो और भी ज्यादा शक्तिशाली ये सेना हो गई। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि यहां पर युद्ध का निर्णय क्या होगा, ठीक है, क्योंकि पहले अंग्रेज हैं वो अकेले, मैसूर के शासक हैदर अली का अकेले शासक जो है अंग्रेज के, ये इनका सामना नहीं कर सकते थे। अब तो हैदर अली के साथ और कौन मिल गया, निजाम और मिल गए, ठीक है। तो अब देखो ये युद्ध होता है और तारीख है युद्ध की 1767 में हुआ। ये युद्ध कब हुआ, 1767 में, जिसको बोलते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। 4 युद्ध हुए थे, कितने युद्ध हुए थे, 4, ठीक है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा। अभी तो अपने कौन से देख रहे हैं, पहला। कौन सी सेनाएं आमने सामने थी, अंग्रेज और मैसूर की सेनाएं, और मैसूर की सेना के साथ कौन था, निजाम थे। तो दोनों के बीच में मतलब युद्ध हुआ। युद्ध में बिल्कुल भी हैदर अली को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, और अंग्रेजों को हैदर अली ने क्या किया, आसानी से हरा दिया, ठीक है ना। बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, अंग्रेजों को यहां पर क्या है, हरा दिया। और हराने के बाद में देखो 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई दोनों पक्षों के बीच में। पहले भी देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी युद्ध समाप्त होता था ना, उसके बाद एक संधि होती थी, आज भी होती है देखो, ठीक है। तो देखो इस संधि के अंदर क्या किया गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जो जीते हुए प्रदेश थे ना, वो आपस में एक दूसरे को लौटा दिए। अंग्रेजों ने मतलब मैसूर हैदर अली के जो प्रदेश हैं वो हैदर अली को दे दिए, हैदर अली ने अंग्रेजों के प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए। आपस में जो प्रदेश लुटे थे या छीने थे वो एक दूसरे को दे दिए गए। ये हुई थी मद्रास की संधि, और कब हुई, 4 अप्रैल 1669 ईस्वी को। तो ये हो गया पहला आंग्ल मराठा युद्ध। अब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध अपने देखते हैं, ठीक है ना। दूसरे में देखो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब देखो आपका ध्यान इस दूसरे पे रहे, इसके लिए मैं इस पहले वाले को मिटा देता हूं, क्योंकि ये इसके आंकड़े अगर आपको दिखेंगे तो दूसरा समझ नहीं आएगा। ये एक मैंने मिटा दिया क्योंकि एक युद्ध हो चुका है, ठीक है। अब होता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1780 में, ठीक है। इसका कारण क्या था, कारण यही था कि अंग्रेज है वो पहली हार का क्या लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे। पहली हार है उससे वो क्या है, परेशान हो गए थे, ठीक है। और दूसरी घटना क्या हुई कि अंग्रेजों ने है ना गुंटूर का जो किला था, गुंटूर, इस पे अधिकार कर लिया था। कौन से किले पर, गुंटूर के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। इससे हैदर अली बहुत ज्यादा नाराज हुआ, ठीक है। गुंटूर के किले से हैदर अली नाराज हुआ। अब देखो हैदर अली ने युद्ध प्रारंभ किया, मराठा और निजाम को साथ में ले लिया, दोनों को। अब की बार मराठा को भी ले लिया और निजाम को भी ले लिया। लेकिन अब की बार जो अंग्रेज सेना है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। अंग्रेजों ने मतलब युद्ध करने से पहले अपने जो शक्ति है उसको बढ़ा दिया था। आधुनिक जो हथियार थे उनको शामिल कर लिया था अपने बेड़े में, जिससे हैदर अली है उससे आराम से मतलब टक्कर ली जा सके। तो देखो 1700 जुलाई का महीना था, 1780 में क्या हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया,
ठीक है, बहुत भयंकर मतलब युद्ध चला। और इस युद्ध में भी इस युद्ध में भी मैसूर का जो राजा हैदर अली वो जीतने ही वाला था, जीता नहीं था, जीतने ही वाला था। जीत बिल्कुल इतनी सी करीब थी कि अचानक उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, वैसे नहीं मारा, अंग्रेजों ने नहीं मारा, किसी बीमारी से ही मतलब अचानक ही वो मर गया। ठीक है, किसी बीमारी के कारण मतलब मर गया। जीतने वाला था कि मैसूर की सेना क्या पड़ गई, अचानक कमजोर पड़ गई। अब जैसे ही देखो हैदर अली की मृत्यु होती है, पहले तो देखो हैदर अली है, उसकी मृत्यु कब हुई, 7 दिसंबर 1782 में। युद्ध चला 1780 में, यानी कि लगभग 2-2.5 साल का समय हो गया था युद्ध चलते चलते। ठीक है, और अचानक क्या हुई, 7 दिसंबर को हैदर अली की मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद में जो शासक बना वो इसका पुत्र, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। नाम सुना होगा आपने, टीपू सुल्तान। ठीक है, इसकी तलवार थी वो प्रसिद्ध थी, टीपू सुल्तान है ना। कहते हैं इसके पास जो तलवार थी वो अन्य तलवारों से भिन्न थी। इसकी जो तलवार थी वो ऐसे स्टील से बनी हुई थी जो मतलब अन्य किसी भी योद्धाओं के पास वो स्टील उपलब्ध नहीं था। ठीक, क्या खासियत थी इसकी तलवार में, इसकी तलवार है उसकी धार इतनी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक स्टील से बनी हुई थी कि विरोधी की तलवार से टकराते विरोधी की तलवार वो कट के अलग मतलब गिर जाती थी। और जो विरोधी का कवच होता है ना, कवच उसके आर पार मतलब घुस जाती थी। तो टीपू सुल्तान है वो किसका पुत्र था, हैदर अली का। और 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु के बाद में ये शासक बना और इसने युद्ध को आगे जारी रखा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैसूर है, इसकी सेना को जीत मिलने वाली थी। तो टीपू सुल्तान है ये थोड़ा अनुभवी कम था, नया नया शासक बना था ना, बच्चा ही था एक तरह से, इसको इतना अनुभव नहीं था। लेकिन फिर भी क्या है, बहुत वीरता पूर्वक ये लड़ा। अब 1 साल तक निरंतर टीपू सुल्तान ने भी युद्ध जारी रखा। 2 साल तो पहले हो गए थे, 1 साल पहले। तो इधर से अंग्रेज भी थक चुके थे, अंग्रेजों की सेना है वो भी थक चुकी थी युद्ध करते करते। और इधर से मैसूर की सेना है वो भी युद्ध करते करते थक चुकी थी। तो दोनों पक्षों ने संधि करने का निर्णय ले लिया कि संधि करके इस युद्ध को अपने क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो देखो 11 मार्च 1784 को मंगलोर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है, मंगलोर की संधि होती है, जिसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य ये बात होती है कि एक दूसरे के जो जीते हुए प्रदेश है ना वो तो अपने क्या कर देते हैं, वापस से लौटा देते हैं। युद्ध से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, युद्ध को खत्म कर देते हैं। और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को यह विश्वास दिलाया कि भविष्य में कभी भी हम मैसूर की जो राजनीति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मैसूर है इसके ऊपर कभी भी हम अटैक नहीं करेंगे, आप स्वतंत्र रहो। तो इस संधि के साथ ही देखो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है ये बिना निर्णय के ही समाप्त हो जाता है। न तो अंग्रेज जीते इसमें और न मैसूर की सेना जीती। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अपने 2 युद्ध हो गए। अब अपने देखेंगे तीसरा युद्ध और उसके कारण। अब देखो 2 युद्ध खत्म हो गए। दूसरे युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया, संधि के तहत कहा कि हम मैसूर के कभी भी क्या है किसी भी भाग पर आक्रमण नहीं करेंगे और इसके राज्य की आंतरिक राजनीति में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की जो पूंछ होती है वो कभी सीधी नहीं होती। ऐसा ही कुछ था अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज जितनी भी संधियां करते थे, जितने भी वादे करते थे वो सारे उनके झूठे होते थे और उनके वादे तोड़ने के लिए ही होते थे। यहां पर भी कुछ उन्होंने ऐसा ही किया। डायरेक्ट तो उन्होंने देखो टीपू सुल्तान के साथ युद्ध नहीं किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी जिसके कारण टीपू सुल्तान को खुद क्या है, युद्ध करना पड़ा। अब देखो क्या था वो, आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। मालाबार दुर्ग, ये मालाबार था, क्षेत्र था मालाबार, ये क्षेत्र है। ठीक है ना, ये क्षेत्र किसका था, टीपू सुल्तान का था। और इसकी सुरक्षा कोचीन में स्थित डच जो दुर्ग है उस पर टिकी हुई थी। ये मान लो कोचीन का डच दुर्ग है। ठीक है, अगर यहाँ ये डच अगर दुर्ग किसी विदेशी सेना के हाथ या दुश्मन के हाथ लग जाता तो मालाबार को क्या है, खतरा उत्पन्न हो सकता था। ठीक है ना, डच दुर्ग थे 2, इनके नाम थे कागनूर और आईकोट। कौन कौन से,
कागनूर और आईकोट, ये दोनों दुर्ग थे, डच दुर्ग थे। और इन दोनों दुर्गों पर मालाबार जो तट है इसकी सुरक्षा है वो डिपेंड करती थी। और इनको खरीदना कौन चाहता था? इनको खरीदना चाहता था टीपू सुल्तान, ठीक है ना। अब अंग्रेजों, अब देखो एक और राजा था ट्रावणकोर का, क्षेत्र था ट्रावणकोर। ये ट्रावणकोर है, इसकी टीपू सुल्तान के साथ नहीं बनती थी, मैसूर राज्य के साथ नहीं बनती थी। तो अंग्रेजों ने ऐसा जाल बिछाया, इसको खरीदना तो चाहता था टीपू सुल्तान, लेकिन अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को ये खरीदने नहीं दिया, जबकि ये किसके हवाले कर दिया? ट्रावणकोर के हवाले कर दिया। ट्रावणकोर के राजा ने इन दुर्गों को खरीद लिया। तो टीपू सुल्तान की जो सेना है उसने कहां पर आक्रमण कर दिया? ट्रावणकोर पर। किस पर आक्रमण कर दिया? ट्रावणकोर पर। दोबारा देखना एक बार फिर से कि मालाबार जो क्षेत्र है वो टीपू सुल्तान का था और उसकी सुरक्षा दो दुर्गों पर टिकी हुई थी। वो दुर्ग थे कागनूर और आईकोट। टीपू सुल्तान सोचता था कि ये दुर्ग अगर अपने खरीद लेना तो अपनी सुरक्षित है, फिर अपने ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन अंग्रेजों ने उसके दुश्मन जो राजा है ट्रावणकोर के राजा, उसको बेच दिए दुर्ग, टीपू सुल्तान को न बेच के। इससे टीपू सुल्तान अंग्रेजों से भी नाराज हुआ, लेकिन उससे ज्यादा ट्रावणकोर के राजा पर नाराज हुआ। अब टीपू ने अपनी सेना भेज के आक्रमण कहां कर दिया? ट्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। जैसे ही ट्रावणकोर पर टीपू सुल्तान ने आक्रमण किया, पीछे से अंग्रेजों ने भी मैसूर पर क्या कर दिया? आक्रमण। इधर से अंग्रेज सेना आ गई, अंग्रेज, और इसने कहां पर? मैसूर पर अटैक कर दिया। मैसूर की सेना है वो दोनों तरफ से गिर गई, इधर से ट्रावणकोर के राजा और इधर से अंग्रेज, ठीक है। एक तरफ से जो अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया और दूसरे तरफ से ट्रावणकोर और बीच में मैसूर। यही अवसर चाहते थे अंग्रेज, इसलिए अंग्रेजों ने यह सारा मतलब कार्य किया था, ये जाल होना था। तो देखो युद्ध होता है, ठीक है ना। क्या है? युद्ध होता है। और युद्ध में जो टीपू सुल्तान है वो बहादुरी दिखाता है, बहुत ज्यादा बहादुरी से लड़ता है ये। और कुछ समय के लिए, ज्यादा लंबा ये युद्ध नहीं चला। तीसरा युद्ध है ना जो तृतीयांगमराठा युद्ध, ये ज्यादा लंबा नहीं चला। लेकिन इस युद्ध में देखो टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। टीपू सुल्तान हार जाते हैं, यानी कि मैसूर हार गया इस युद्ध में। देखो पहले युद्ध में मैसूर जीता, दूसरा अनिर्णायक रहा, और तीसरे में कौन जीत गए? अंग्रेज, और साथ में ट्रावणकोर का राजा मिलकर लड़े थे ना, दोनों ही ये युद्ध जीत गए। अब देखो 23 फरवरी 1792 में श्री रंगपट्टम की संधि होती है, ठीक है ना। कौन सी संधि होती है अंग्रेजों की? रंगपट्टम की संधि। श्री रंगपट्टम की संधि कब हुई? 23 फरवरी 1792 में। किस किस के बीच में? अंग्रेज और मैसूर, यानी कि टीपू सुल्तान। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी श्री रंगपट्टम की संधि 23 फरवरी 1792 में, ठीक है ना। अब देखो इस संधि में क्या हुआ? अपमानजनक संधि थी एक तरह से ये। इस संधि में होता क्या है कि टीपू सुल्तान को मैसूर जो राज्य है उसका आधा भाग है वो किसको देना पड़ता है? अंग्रेजों को। टीपू सुल्तान ने अपना जो आधा भाग है वो किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए की राशि, उस समय बहुत ज्यादा होती थी 3 करोड़ रुपए, ठीक है, 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में भी देने पड़े। अंग्रेजों ने कहा कि ये युद्ध हर्जाना आपको देना पड़ेगा। अब देखो इसके अलावा और देखो, अभी भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए, आधा राज्य ले लिया, 3 करोड़ रुपए भी ले लिए, और ऐसे कहा कि तेरे जो 2 पुत्र उनको हमारे हवाले कर दे, हम कैद में रखेंगे, तूने भविष्य में अगर कभी गड़बड़ की तो इनको मार देंगे हम। तो 2 पुत्र थे टीपू सुल्तान के, वो अंग्रेजों के पास इसको रखने पड़े। तो देखो ये थी श्री रंगपट्टम की संधि। प्रश्न आ जाता है कि श्री रंगपट्टम की संधि है वो क्या थी, तो इसमें आपको ये लिखना है कि श्री रंगपट्टम की संधि 23 फरवरी 1792 को टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था और अंग्रेजों के मध्य हुई, जिसमें टीपू सुल्तान को अपने मैसूर राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा, साथ में 3 करोड़ रुपए की राशि देनी पड़ी, और 2 पुत्र हैं वो युद्ध हर्जाने के रूप में भी रखने पड़े अंग्रेजों के पास, ठीक है ना। अब बंधक बना लिया अंग्रेजों ने इनको।
तो इस तरह से जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो क्या हो गया, अब समाप्त हो गया। अब इसको एक बार मैं मिटा रहा हूं। अब देखो चौथा कौन सा युद्ध बचा है बे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। हालांकि मैसूर की है कमर टूट चुकी थी, आधा राज्य जा चुका था, धन भी जा चुका था, टीपू सुल्तान के जो पुत्र है वो भी जा चुके थे, लेकिन अब भी थोड़ा सा कुछ बचा था। और अब देखो 1798 ईस्वी में क्या घटना होती है कि अंग्रेजी जो अधिकारी है, अंग्रेजों का जो नया जो अधिकारी है वो कौन बन के आता है, अफसर 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था, लॉर्ड वेलेस्ली। आंग्ल मराठा संघर्ष में भी मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड वेलेस्ली साम्राज्यवादी शासक था, ये आधा अधूरा काम कभी नहीं छोड़ता था। इसका तो मानना था कि जो भी राज्य है अंग्रेजों के रास्ते में आए उसको पूरा ही समाप्त कर दो। तो इसने देखो अब ये भी सीधा तो युद्ध नहीं कर सकता था मैसूर के साथ, इसने कुछ बहाना ढूंढा कि उस बहाने से क्या किया जाए, टीपू सुल्तान ने इसको युद्ध के लिए मजबूर किया जाए ताकि वो युद्ध करे और उसको पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए। तो देखो इसने सहायक संधि की टीपू सुल्तान के साथ। देखो सहायक संधि इसी की चलाई हुई है। सहायक संधि क्या होती थी पहले तो ये समझ लो, ठीक है। वेलेस्ली है ये जो राज्य है उनके साथ सहायक संधि करता था। एक बार तो किसी भी राजा को या रजवाड़े को ऐसा लगता था कि सहायक संधि उसके पक्ष में की गई है, ठीक है ना। लेकिन एक बार जब सहायक संधि के जाल में कोई भी रजवाड़ा या राज्य फंस जाता था तो उससे निकला नहीं जाता था। आपको बताता हूं सहायक संधि क्या होती है। पहले ये देखो सहायक संधि, सहायक संधि इसका नाम होता था एक दूसरे की सहायता करना। सहायक का मतलब एक दूसरे की सहायता करना। वेलेस्ली जो राज्य के राजा होते थे उनको विश्वास दिलाता था कि आप हमारी सहायता करो और हमें आपकी सहायता करेंगे। तो कुछ राजा उससे क्या हो जाते थे, प्रभावित हो जाते थे और सहायक संधि कर लेते थे। उसकी शर्तें क्या होती थी, पहली बात तो जैसे ये राज्य है, सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी यहां पर रखनी पड़ती थी। अंग्रेजी सेना है ना, अंग्रेजी सैनिकों की एक जो प्लाटून है वो इस राज्य में रखनी पड़ती थी अपनी सेना के साथ, ठीक है। ये अंग्रेजी टुकड़ी हो गई, यहां से गिर गया, पूरा राज्य गिर गया, अंग्रेज आ गए भीतर, अंदर आ गए, ठीक है। दूसरा, अगर ये राज्य है किसी दूसरे राज्य के साथ कोई संधि करता है या युद्ध करेगा तो पहले किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, अंग्रेजों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो युद्ध करने का जो राजनीतिक अधिकार है संधि करने का वो भी इस राज्य का गया। आई बात समझ में। ये राजा है वो ये जो सैनिक हैं अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी, इसका पूरा खर्चा देगा ये। इनका पूरा खर्चा कौन वहन करेगा, ये। दूसरा, अंग्रेजों के कोई और दुश्मन हैं उनकी सहायता ये राजा नहीं कर सकता। अंग्रेजों जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अगर कोई और कंपनी आ जाती है अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध होता है तो इस राज्य को किसका साथ देना होगा, अंग्रेजों का साथ देना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देना होगा। और साथ में राजा के साथ साथ में एक अंग्रेजी जो अधिकारी है वो भी इसमें बैठाया जाएगा, यहां पर उसको भी नियुक्त किया जाएगा, जिसको बोलते थे रेजिडेंट। क्या बोलते थे, रेजिडेंट। यानी कि एक तरह से अंग्रेज जो है वो उस राज्य को पूरा अपनी गिरफ्त में ले लेते थे। पूरा इस प्रकार की उसमें शर्त थी जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो राजा था इस राज्य का वो बस नाम मात्र का ही राजा बन के रह जाता था। सारे जो अधिकार हैं सब कुछ है, यहाँ तक कि इस राज्य में क्या उत्सव मनाने हैं नहीं मनाने हैं, कौन से मेले त्यौहार मनाने हैं, इससे पहले भी अंग्रेजों की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। यानी कि एक तरह से अंग्रेजों का ये राज्य क्या हो गया था, गुलाम हो जाता था। ये थी सहायक संधि। और एक बार अगर कोई इस सहायक संधि की चपेट में आ गया ना कोई भी राज्य, उसका बाहर निकालना बिल्कुल भी क्या हो जाता था, इस संधि से बाहर नहीं निकल सकता था, वो मर के भी नहीं निकल सकता था। ये थी सहायक संधि। तो वेलेस्ली ने दबाव डाला सहायक संधि करने का किसके ऊपर है, टीपू सुल्तान के ऊपर, ठीक है ना। टीपू सुल्तान को क्या कहा गया कि आप हमारे साथ क्या करो, सहायक संधि। लेकिन टीपू सुल्तान को सहायक संधि के बारे में पता था कि सहायक संधि है, इसके आगे जाके क्या परिणाम है हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसने अस्वीकार कर दिया। टीपू सुल्तान ने
लॉर्ड वेलेस्ली जो है इसकी सहायक संधि को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, जिससे लॉर्ड वेलेस्ली आग बबूला हो गया और क्रोधित हो गया और उसने ठान लिया कि सहायक संधि है, इसको क्या करना है, अपने टीपू सुल्तान इसको क्या करना है, समाप्त करना ही है। तो देखो अंग्रेजी सेना का एक बड़ा जत्था लेकर, बड़ा दल लेकर जो लॉर्ड वेलेस्ली है उसने 1799 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1799 ईस्वी में क्या किया, मैसूर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, आधा तो वैसे ही अंग्रेजों के पास जा चुका था, अब मैसूर में बस फॉर्मेलिटी बची हुई थी युद्ध करने की। तो देखो टीपू सुल्तान है, ये देखो युद्ध करता हुआ, वीरता पूर्वक युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी कि मारा गया। ठीक है, फिर 1799 में ही, ज्यादा दिन लंबा नहीं चला ये युद्ध, ठीक है ना, 5-6 महीने चला था। 1799 में श्रीरंगपट्टनम का जो किला था, दुर्ग था, उसके ऊपर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से क्या हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है, टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और रंगपट्टनम का दुर्ग किसके हाथ में चला गया, अंग्रेजों के हाथ में चला गया और इसी के साथ चौथा युद्ध समाप्त हो गया और पूरे राज्य पर, पूरे मैसूर राज्य पर किसका अधिकार समाप्त, किसका अधिकार प्राप्त हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अंग्रेजों को पूरा मैसूर प्राप्त हो गया। तो देखो आज हमने क्या पढ़े थे, अभी तक 4 युद्ध पढ़े थे, चारों अंग्रेज मैसूर युद्ध। ठीक है, पहले में क्या हुआ, हैदर अली जीता, मैसूर की जीत हुई। दूसरा अनिर्णायक रहा, मतलब उसमें किसी का निर्णय नहीं हुआ, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। तीसरे में टीपू सुल्तान है, वो हार गया, राधा जो मैसूर है 3 करोड़ रुपए और उसके 2 पुत्र गए अंग्रेजों के पास। चौथे में टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सारा का सारा जो मैसूर है वो क्या है, अंग्रेजों के हाथ में चला गया। इस प्रकार जो अंग्ल मैसूर युद्ध है, इसका क्या परिणाम क्या हुआ, मैसूर है वो सारा किसके हाथ में चला गया, अंग्रेजों के हाथ में चला गया। ठीक है, तो ये था अंग्रेज मैसूर संघर्ष। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखो आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं दे देता हूं, बाकी जो 1857 का संघर्ष है वो अपने हैं अगले जो टॉपिक आएगा, अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको प्रदान कर दी जाएगी उसके बारे में जानकारी। तो देखो ये अंग्रेज कैसे हावी हो गया, हमने देखो अभी आंग्ल मराठा युद्ध में भी देखा, आंग्ल मैसूर युद्ध में भी देखा, प्लासी बक्सर सब में। ठीक है, क्या ये भारत को गुलाम करने के लिए भारत में आए थे या इनकी क्या मतलब ऐसी योजना थी? तो देखो अंग्रेज जो आए थे ना, ये एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आई थी। ये ब्रिटेन से देखो बहुत सारी कंपनी आती थी, लेकिन भारत में ये कंपनी आई। इसका उद्देश्य था केवल यहां पर व्यापार करना। ठीक है ना, व्यापार के लिए क्या है यहां पर आई थी, ताकि अपना जो बना हुआ जो सामान है वो क्या है यहां पर बेच सकें और लाभ कमा सकें। एक तरह से व्यापारी थे। अब देखो इसमें इन्होंने यहां पर हमारे राज्य में हस्तक्षेप कैसे कर लिया। मान लो ये एक राज्य है, ठीक है, यहां का शासक है ए। अब यहां व्यापारी आए, व्यापारियों ने क्या है कर यहां पर पहले व्यापार करने की अनुमति मांगी। कौन से, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी यहां आते हैं और यहां से क्या है अनुमति मांगते हैं कि हम व्यापार करना चाहते हैं और उस व्यापार के बदले आपको इतना कर दे देंगे हम। तो हमारे जो राजा थे इन्होंने देखा ठीक है बैठे बैठे करा रहा है, अपने को लगान नहीं वसूलना पड़ेगा, कंपनी अपने को कर देगी। और इनके लिए उपहार भी लाते थे, जैसे शराब ले आए इंग्लैंड से, महंगी जो शराब है वो इनको ला के देते थे। ठीक है, और अन्य कोई उपहार है वो ला के दे दिए, तो इससे राजा प्रसन्न हो जाते थे और लगभग ने क्या है इनको व्यापार करने की अनुमति यहाँ पर दे दी। अब धीरे धीरे जब इनका व्यापार बढ़ने लग गया, इन्होंने व्यापार क्या है प्रसारित कर दिया। मान लो इन्होंने कोई 100 रुपए की चीज बेची यहाँ पर, उसके ऊपर कह दिया कि 10 रुपए हम आपको दे देंगे। ठीक है, राजा के पास 10 रुपए आ गए, इनके पास वो 80 रुपए की चीज थी, 10 रुपए इनके बच गए। उसमें 80 रुपए की जो वस्तु थी इन्होंने बेची, 10 रुपए राजा को दे दिया, 10 रुपए व्यापारियों के कंपनी के खुद के बच गए। तो इस प्रकार इनका जो व्यापार है वो धीरे धीरे भारत में क्या हो गया, फैल गया। और बाद में हमारे वाले जो ये राजा थे ना, इनके मन में लालच आ गया। इनके मन में ये लालच आया, इन्होंने सोचा कि अब ये व्यापार तो कर रहे हैं, अपने जो कर है वो ये और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब इन्होंने कर है जैसे दुगुना कर दिया, 20 रुपया। 20 रुपये अगर राजा को दे दे तो इनके मतलब 10 रुपये तो बच रहे थे, फिर बचेगा क्या, जबकि खर्चा लगा के इंग्लैंड में है बहुत ज़्यादा पैसे चुका के कंपनी यहाँ पर आई थी।
तो जब राजाओं ने इनको व्यापार करने नहीं दिया, बाद में देखो इनको साफ मना कर दिया, अगर आप 20 रुपए नहीं दोगे या इस हिसाब से आप करें नहीं दोगे तो हम आपको हमारे राज्य में व्यापार नहीं करने देंगे। तो फिर इन्होंने क्या है, जबरदस्ती व्यापार करना चाहा, और उसके जबरदस्ती जब व्यापार हुआ तो राज्य में और कंपनी की सेनाओं में युद्ध होते गए। ठीक है, जैसे प्लासी का भी युद्ध हुआ था, बक्सर का भी युद्ध हुआ था, इस प्रकार से। अब जैसे जैसे युद्ध होते गए वैसे वैसे कंपनी की जो सेना है उसकी क्या होती गई, जीत होती गई। पहले तो कंपनी की सेना ने ऐसे देखा कि ये राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर है, ठीक है ना, इनसे युद्ध करना या उलझने का मतलब है वापस बोरिया बिस्तर बांधना। लेकिन जैसे जैसे ये छोटे छोटे राजाओं को ये जीतने लगे कंपनी के सैनिक, तो इनमें कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता गया, आत्मविश्वास बढ़ता गया, और उन्होंने फिर राज्य में, इनको फिर पता है पहले तो ये व्यापार करने आए, अब इनको राज्य करने की क्या है चाहत हो गई। इन्होंने सोचा कि अब अपने राज्य करेंगे। यहां पर जब प्लासी का युद्ध बंगाल को जीत लिया इन्होंने, बंगाल सबसे बड़ी ताकत थी उस समय, अंग्रेजों ने जब बंगाल को जीत लिया ना तो अंग्रेजों को पता चल गया कि यहाँ इन राजाओं के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत नहीं है, आराम से भारत पर राज्य किया जा सकता है। उसके बाद में देखो 1857 की क्रांति के बाद में तो कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया, कंपनी वापस चली गई ब्रिटेन में, और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया, जो सन 1947 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा, जिसके बाद में हमें आजादी मिली। कैसे मिली, कैसे उन्होंने पूरे भारत पर आक्रमण करके पूरे भारत को अपने कंट्रोल में किया, क्या क्या यहाँ पर उन्होंने बदलाव किए, किस प्रकार के कानून लगाए, वो जैसे जैसे आगे वाले जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए देखो जो जितना पीछे का आपका बकाया होमवर्क है वो कीजिए, और अगर एक बार समझ नहीं आता तो प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को, जो भी वीडियो समझ नहीं आ रहा है, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसको क्या है दोबारा देखिए। दूसरा जो लाइक है और जो कमेंट है वो करना बिल्कुल भी मत भूलो। जो आपको दिक्कत आ रही है, जहां दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, उसको आपको दोबारा से बताया जाएगा। जैसे आज के जो वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है ना तो कमेंट लिखोगे सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो कल दूसरा टॉपिक चलाने से पहले आपकी जो समस्या है उसका हल किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।